हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष जोशी डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट भिलाई से आपके सामने हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट एंड बीओपी। दोस्तों, हम इस चैप्टर को या इस टॉपिक को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक होगा गवर्नमेंट बजट और दूसरा होगा बीओपी, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर हम बात करेंगे गवर्नमेंट बजट की, तो बजट क्या है? बजट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हम एस्टिमेट लगा रहे हैं कि हम कहां कहां से इनकम जनरेट करेंगे, कहां कहां से इनकम आएगी और कहां कहां उसे खर्च करेंगे, कहां कहां एक्सपेंसेस करेंगे। तो गवर्नमेंट बजट क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट जो एस्टिमेट लगा रही है, एक स्टेटमेंट बना रही है रिसीट और एक्सपेंसेस का, इनकम और एक्सपेंसेस का, उसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट याद करने के लिए, गवर्नमेंट बजट क्या है याद करने के लिए मैंने आपके लिए एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है, उसका नाम है सीरी, SERE। S stands for statement, E estimates, R receipt and E that is expenditure। तो बजट क्या है? बजट इज सीरी, स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट्स। किस चीज का? एस्टिमेट्स लगा रहे हैं। एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे कि कितना खर्चा होगा, एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे कहां कहां से टैक्सेस आएंगे, एग्जैक्ट आप नहीं पता लगा पाओगे कि कहां कहां से सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट होगा। ये एक एस्टिमेट्स है। तो बजट क्या है? बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट्स। किसका एस्टिमेट्स? रिसीट एंड एक्सपेंडिचर का। मतलब कहां कहां से इनकम जनरेट होने वाली है और कहां कहां उसे हम खर्च करने वाले हैं। इसका जो एक स्टेटमेंट बनेगा, एस्टिमेटेड स्टेटमेंट बनेगा, उस स्टेटमेंट को हम गवर्नमेंट बजट बोलेंगे। अब ये स्टेटमेंट हर साल बनेगा, दैट इज फिस्कल ईयर, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का जो भी हिसाब किताब होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च फिस्कल ईयर का जो हिसाब किताब होगा इनकम और एक्सपेंसेस का, उसे हम गवर्नमेंट बजट बोलेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट बनाएगी अपने लिए क्या क्या खर्चे करेंगे, कहां कहां से इनकम जनरेट करेंगे। सो अगर हम बात करेंगे गवर्नमेंट बजट का, तो गवर्नमेंट बजट क्या है? सीरी है, दैट इज इट इज द स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट्स। किसका एस्टिमेट्स? रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, कहां कहां से इनकम आएगी और कहां कहां खर्च करेंगे फॉर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल टू 31 मार्च फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या इनकम आएगी और क्या क्या खर्चे होंगे, उसका एक एस्टिमेट है। अब अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव है राइज, आगे बढ़ना, गवर्नमेंट का ग्रोथ, इकोनॉमी का ग्रोथ। सो राइज इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। याद करने का एक एब्रिविएशन मैंने आपके लिए बनाया है, वो है राइज। इजी हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा? राइज, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, इसीलिए राइज से आर से बन जाएगा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, वेदर इट इज अ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, उसको रीएलोकेट करना, कैसे हम उसका बेस्ट पॉसिबल यूज ला पाए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा गवर्नमेंट बजट में। तो आर स्टैंड्स फॉर राइज, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आई स्टैंड्स फॉर इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी रिडक्शन, जो अमीरी गरीबी का फर्क है, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर, कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब, इनकम डिस्पैरिटीज हैं, उस इनकम डिस्पैरिटी को दूर करना इज गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव होगा रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, जो वेल्थ को लेकर के, इनकम को लेकर के इनइक्वालिटी है, उसको रिड्यूस कर देना। सो आई स्टैंड्स फॉर इनइक्वालिटी रिडक्शन। एस स्टैंड्स फॉर स्टेबिलिटी, इनकम की स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमी की स्टेबिलिटी हो, एक स्टेबिलिटी हो इकोनॉमी में, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आने चाहिए, वापस से रिसेशन आ गया फिर इन्फ्लेशन आ गया, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक स्टेबल तरीके से हमारी इकोनॉमी चलनी चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव होगा गवर्नमेंट बजट का। एंड राइज का ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, नई नई चीजें डेवलप हो, इकोनॉमी एक आगे बढ़े। कभी भी इकोनॉमी ऐसे फ्लैट नहीं चलती है, फ्लैट नहीं चलनी चाहिए, इकोनॉमी का धीरे धीरे ग्रोथ होना चाहिए। तो स्टेबल और ग्रोथ होगा तब इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। सो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? राइज। R stands for reallocation of resources, I stands for reduction of inequality या inequality reduction, S stands for stability, economic stability, and E stands for economic growth। अब अगर हम बात करेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ बजट की, तो बजट कितने टाइप का होता है? जनरली जो बजट होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है बैलेंस और एक होता है अनबैलेंस या इम्बैलेंस। बैलेंस बजट एक जनरली नहीं बनता, क्योंकि एक बैलेंस बजट क्या होता है? जहां पे टोटल एक्सपेंसेस और टोटल रिसीट दोनों इक्वल होंगे।
ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बजट तो एक एस्टिमेट है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि जितनी गवर्नमेंट की इनकम हो जाए उतने ही खर्च हो जाए, या यूं बोले जितने गवर्नमेंट खर्चा कर दे वो पूरी रिकवर हो जाए, ये पॉसिबल नहीं होता। लेकिन क्योंकि फिर भी टाइप ऑफ बजट में ये आता है, तो बजट के दो टाइप हो गए, बैलेंस बजट और इनबैलेंस बजट या अनबैलेंस बजट। बैलेंस में हो गया व्हेन टीआर इज इक्वल्स टू टीई, टोटल रिसीट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब जहां जहां से इनकम आ रही है और जितने खर्च हो रहे हैं वो दोनों बराबर होंगे, तो हम बोलेंगे बैलेंस बजट है। ऑन द अदर एंड अनबैलेंस या इम्बैलेंस बजट कौन सा होगा? जहां पे सरप्लस और डेफिसिट दो टाइप का बजट बनेगा। सरप्लस मतलब फायदा, तो फायदा कब होगा गवर्नमेंट को? जब टोटल रिसीट इज ग्रेटर देन टोटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने इनकम ज्यादा अर्न कर ली और खर्च हुए कम, दैट इज टोटल इनकम आई ज्यादा एंड एक्सपेंसेस हुए गवर्नमेंट के कम, तो वो बनेगा सरप्लस बजट। डेफिसिट बजट कब बनेगा? जब गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हो जाएंगे ज्यादा, इनकम कम आ रही है और एक्सपेंसेस हो जाएंगे ज्यादा, तो बनेगा डेफिसिट बजट, मतलब उसमें कमी होगी, गवर्नमेंट को उसमें नुकसान होगा, उसको हम बोलेंगे डेफिसिट बजट। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बजट का स्ट्रक्चर कैसा होगा? गवर्नमेंट बजट का स्ट्रक्चर या किसी भी बजट का स्ट्रक्चर दो होगा, रिसीट एंड एक्सपेंसेस, मतलब इनकम आना और खर्च करना। तो बजट रिसीट या बजट एंड बजट एक्सपेंडिचर। रिसीट में क्या क्या हो जाएगा सर? रिसीट दो टाइप के हो गए, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। ऐसे खर्चे, ऐसे इनकम जो बार बार होगी, रिकरिंग होगी, उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट मतलब जो रिसीट, जो इनकम बार बार हो रही है, रिपीटेडली हो रही है। और कैपिटल रिसीट क्या होगा? कैपिटल रिसीट गवर्नमेंट की वो इनकम जो बार बार नहीं हो रही, जो वंस इन अ वाइल, कभी 2-4-5 साल में हो जाएगी, जो हैवी नेचर की होगी, उसे हम बोलेंगे कैपिटल रिसीट। ऑन द अदर हैंड कैपिटल बजटरी एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो खर्चा गवर्नमेंट का जो रिपीटेडली हो रहा है, सैलरी पे करना है, बहुत सारे गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, और भी गवर्नमेंट के रिपीटेडली कुछ खर्चे हैं, रिपेयर्स हैं, मेंटेनेंस है, बहुत सारे खर्चे हैं। तो वो जो खर्चे हो जाएंगे वो कौन से आ जाएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट का वो एक्सपेंडिचर जो हैवी नेचर का है, बहुत बड़े अमाउंट का है, वो 2-4-5 साल में एक बार होगा, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब अगर हम इसके हम टेक्निकल पार्ट में जाएं, तो कैपिटल वेदर रिसीट वेदर एक्सपेंडिचर, कैपिटल वाले से गवर्नमेंट की एसेट्स और लायबिलिटीज के स्टेटस में फर्क पड़ेगा, लेकिन रेवेन्यू वाले नेचर का, वेदर इट इज अ रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उससे गवर्नमेंट के एसेट्स एंड लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखिएगा, अगर वो कैपिटल नेचर का है, भले ही वो रिसीट हो, भले ही वो एक्सपेंसेस हो, उससे गवर्नमेंट की एसेट्स और लायबिलिटी में फर्क पड़ेगा। और अगर वो रिसीट रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू रिसीट हो या कैपिटल रिसीट हो, उससे एसेट्स और लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर हम बात करेंगे बजटेड रिसीट के, तो रिसीट के दो टाइप के हो गए, मैंने आपको बताया, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट मतलब रिकरिंग इनकम गवर्नमेंट की, कहां से होगी? दो सोर्स मेन है दोस्तों, पहला टैक्स एंड सेकंड इज नॉन टैक्स। टैक्सेस जो गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो टैक्स हो गए दो टाइप के, कौन कौन से? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स, आपकी इनकम पे जो गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, इंडिविजुअल से जो टैक्स जनरेट कर रही है, उसका आप बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। मैं जो इनकम अर्न कर रहा हूं उस पर मैं टैक्स पे करूंगा, सोनू जो इनकम अर्न कर रहा है उस पर सोनू पे करेगा, मोनू जो अर्न कर रहा है उस पर मोनू पे करेगा, तो आप बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स। ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? बेस्ट एग्जांपल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दैट मींस आप उसका बर्डन किसी दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स क्या हो गया? वो टैक्स जिसका आप बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा हो गया? जिसका बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट की टैक्स का दो सोर्स हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर हम बात करेंगे नॉन टैक्स, मतलब गवर्नमेंट की ऐसी सोर्स जो टैक्स से नहीं आएगा इनकम, बट टैक्स के अलावा दूसरी सोर्स हो गए। तो देखिए आपको यहां पे मैंने लिखा हुआ दिखाया, फीस। फीस कौन सी हो गई? आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाने गए, आप कुछ गवर्नमेंट का काम करने गए, काम कराने गए, वहां पे आपको लगा फीस। आपने कोई आधार कार्ड बनवाया, उसका फीस लगा। तो फीस एक इंपॉर्टेंट सोर्स होगा और ये बार बार गवर्नमेंट को मिलेगा। लाइसेंस हो गए, परमिट्स हो गए,
आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, कुछ गवर्नमेंट के चार्जेस लगेंगे। आपको बिजनेस का लाइसेंस लेना है, उसके कुछ चार्जेस लगेंगे। आपको गुड्स को यहां से वहां मूव करने के लिए परमिट लेना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट के परमिट्स होते हैं, उसके आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट का ये रिकरिंग सोर्स हो गया। ऐसे करके बहुत सारे सोर्स, जैसे हमने आपको यहाँ पे एक लिस्ट बताई है कि फीस हो गया, लाइसेंस हो गया, परमिट्स हो गए, स्पेशल असेसमेंट, फाइन्स, पेनल्टीज, इनकम फ्रॉम पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी सामान बेच के इनकम जनरेट कर रही होगी, पैसा कमा रही होगी, प्रॉफिट कमा रही होगी, हर साल होगा, किसी कंपनी को लॉस होगा, किसी कंपनी को प्रॉफिट होगा, लेकिन जो इनकम आएगी वो चले जाएगा इनकम फ्रॉम पीएसयू एंड इट इज अ रेवेन्यू रिसीट। गवर्नमेंट को ये बार बार होगी, हर साल होगी। अब मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट बनाया है जिससे आपको सिंपली समझ में आ जाएगा कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बताया था कि कैपिटल नेचर का होगा तो एसेट्स में फर्क पड़ेगा, रेवेन्यू नेचर का होगा तो एसेट में फर्क, या एसेट्स या लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अगर कैपिटल रिसीट होगा तो या तो एसेट्स कम होंगे या तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ तो या तो एसेट्स का बढ़ जाएगा और लायबिलिटी कम, उल्टा हो जाएगा। तो कौन कौन से सोर्स है जहां से एसेट्स कम होंगे और लायबिलिटी बढ़ेंगी? तो किसके लिए? कैपिटल रिसीट के लिए। तो देखते हैं, सबसे पहले बोरोइंग्स। इसकी बात हो रही है, कैपिटल रिसीट जो इनकम आ रही है गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट अगर से कहीं से बोरो कर रही है तो गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम है, और बोरो करेगी तो गवर्नमेंट के लिए क्या है? वो लायबिलिटीज हैं, तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ेगी। तो देखिए मैंने आपको लिखा हुआ है, बोरोइंग्स करेंगे तो लायबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। सेकंड, रिकवरी ऑफ लोन। गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था तो अपने एसेट साइड लिखा था, अब उससे लोन रिकवर कर लिए, इनकम का सोर्स हो गया, और वो एसेट्स क्या हुआ? कम हो गया। तो रिकवरी ऑफ लोन से एसेट्स क्या होंगे? कम हो जाएंगे। थर्ड, डिसइन्वेस्टमेंट। व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? गवर्नमेंट जब अपने शेयर्स, गवर्नमेंट का जो शेयर्स है पीएसयू में, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, उसको जब गवर्नमेंट सेल कर देती है तो वहां से इनकम जनरेट हो जाती है, और उससे क्या होगा? गवर्नमेंट का अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो एसेट्स है, और वो इन्वेस्टमेंट अगर सोल्ड आउट हो गया तो एसेट्स क्या हुए? कम हुए। तो इससे एसेट्स क्या होंगे? कम हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कैपिटल रिसीट से या तो एसेट्स कम होंगे या तो उसकी लायबिलिटी, गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ेगी। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा? एसेट्स या तो बढ़ जाएंगे या तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। बिल्कुल आप कैपिटल रिसीट का उल्टा कर दीजिए, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग। वहां पे गवर्नमेंट ने बोरो किया था तो लायबिलिटी बढ़ी थी, अब गवर्नमेंट उसको रीपे कर रही है, खर्च कर रही है, भाई पेमेंट कर रही है, खर्चे होंगे, तो क्या होगा? लायबिलिटीज कम हो जाएगी। अब हमारी लायबिलिटी या गवर्नमेंट की लायबिलिटी उतनी कम हो गई। सेकंड, रिकवरी ऑफ लोन था, वहां पे यहां क्या हो जाएगा? गिविंग लोन। अगर गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया, एक तरीके से खर्चा किया, पैसा जा रहा है बाहर, उससे क्या होगा? गवर्नमेंट की एसेट्स बढ़ेंगी। गवर्नमेंट ने अपने एसेट साइड लिखना है कि भाई हमने इस बंदे को लोन दिया है, वो एक तरीके से डेटर मान लीजिए उसका। तो एक लोन्स या इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हो गया। तो लोन्स या इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा? हमारे एसेट्स बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा? या तो एसेट्स बढ़ेंगे या तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। रेवेन्यू रिसीट में क्या होगा? या तो एसेट्स कम हो जाएंगे या तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस फ्लो चार्ट को या इस अगर आप टेबल को अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो ये आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा आगे समझने के लिए कि कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है। नेक्स्ट अवर टॉपिक इज बजट डेफिसिट एंड इट्स टाइप्स। डेफिसिट मैंने आपको बताया था, डेफिसिट क्या होगा? व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसीट। मतलब गवर्नमेंट ने खर्चे कर दिए ज्यादा, गवर्नमेंट को इनकम जनरेट हुई कम। कितने टाइप के डेफिसिट हो गए? बजटरी डेफिसिट। तो फर्स्ट इज रेवेन्यू डेफिसिट। ये कौन सा होगा? टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट। सिर्फ रेवेन्यू वाला पार्ट है, यहां पे कैपिटल वाला पार्ट की बात नहीं हो रही है। तो जब रेवेन्यू खर्चे ज्यादा होंगे, छोटे मोटे खर्चे बहुत सारे हो गए और छोटी मोटी इनकम कम जनरेट हो पाई, तो उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में क्या हो जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब बड़े बड़े खर्चे भी हो जाएंगे और छोटे छोटे खर्चे भी इसमें आ जाएंगे। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होगा? व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसीट, और वी कैन से दैट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। लेकिन याद रखिएगा, टोटल रिसीट में जो बोरोइंग्स होंगी, हमने देखा था कि बोरोइंग्स को हम इनकम मान रहे थे, तो टोटल रिसीट में बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर देना।
तो जो अमाउंट बचेगा वो हमारा आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट। एक बार वापस से देख लेते हैं, फिस्कल डेफिसिट क्या होगा? टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल रिसीट। टोटल रिसीट में हम बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर देंगे तो बन जाएगा हमारा फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट, प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा? प्राइमरी डेफिसिट इज यहां पे आपको दिख रहा होगा, प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। जो आपका ऊपर से फिस्कल डेफिसिट आया उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दीजिए, जो अमाउंट आएगा वो आएगा आपका प्राइमरी डेफिसिट। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है सर? टोटल हमारे इंडियन सिटीजन ने या इंडिया में रहने वाले लोगों ने जो भी खर्चे किए, जो भी बाहर पेमेंट किया और जो भी रिसीट है उसका जो अल्टीमेट बैलेंस आएगा उसको हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक नॉर्मल तरीके से, अगर एक नॉर्मल इंसान की तरह समझें, आगे हम टेक्निकली देखेंगे उसकी डेफिनेशन में क्या दिया है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? ऐसा रिसीट या ऐसा पेमेंट और रिसीट जो कैपिटल नेचर का होगा वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, और ऐसा पेमेंट और रिसीट जो करंट होगा, मतलब हर बार चेंज होगा, हर साल होगा, हमेशा होता जाएगा, रिकरिंग होगा, वो चला जाएगा करंट अकाउंट में। आइए देखते हैं बीओपी का टेक्निकल क्या होता है। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा मीनिंग ऑफ बीओपी, इट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब सबसे पहले क्या करना है? रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन। मैंने आपको रेड में हाईलाइट करके दिखाया है कि मेन आपको क्या बातें याद रखनी है। तो बीओपी क्या है? इट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन, मतलब वेदर इट इज अ कैपिटल ट्रांजैक्शन और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, जैसे भी होंगे, अगर हैवी नेचर का है या रिकरिंग है, दोनों को रिकॉर्ड करना है बीओपी में। सो बीओपी इज इट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर बिटवीन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इंडियन रेसिडेंट, इंडियन ने जो बाहर पेमेंट किया और बाहर से इनकम रिसीव किया, उसका जो हिसाब किताब है दैट इज अ बीओपी। सिंपल अगर हम समझे तो बीओपी क्या होगा? बीओपी इज रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस फॉर अ पर्टिकुलर फिस्कल ईयर। अरे भाई, किसके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है? इंडियन रेसिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन जो बाहर दूसरे लोगों से जो ट्रेड कर रहा है उसका जो हिसाब किताब, वो बीओपी है। अब बीओपी दो पार्ट में डिवाइड होता है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। हमने फ्लो चार्ट में देखा था। करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर। करंट अकाउंट में क्या होगा? जो गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ये तो हमेशा होते रहते हैं सर, कोई इंपोर्ट हो रहा है फिर एक्सपोर्ट हो रहा है। यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या होता है? वन साइडेड ट्रांसफर, जैसे इंडियंस ने या इंडिया ने किसी को, किसी दूसरी कंट्री को डोनेशन दिया, या किसी दूसरी कंट्री से हमको डोनेशन मिला, ग्रांट्स मिले, उसके बदले हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके बदले हम उसको कुछ पेमेंट नहीं कर रहे हैं, रिसीट ने, उसके बदले हमको उसको रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे हैं। तो यूनिलैटरल ट्रांसफर वन साइडेड ट्रांसफर होता है। जबकि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में क्या होगा? अगर हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके बदले हमको इनकम मिलेगी, पैसे मिलेंगे। अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके बदले हम कुछ देना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में दोनों तरफ से होता है, बट यूनिलैटरल ट्रांसफर में वन साइडेड इनकम होगी या वन साइडेड पेमेंट होगा, दूसरी पार्टी कुछ नहीं करने वाली। सो करंट अकाउंट में हम क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लेते हैं, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स को भी लेते हैं। जबकि करंट अकाउंट में क्या करते हैं? रिकॉर्ड कैपिटल ट्रांसफर, जैसे कि लोन्स, इन्वेस्टमेंट बिटवीन वन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच कॉजेज अ चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस। जैसे हमने देखा था बजट में कि अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसीट है तो उससे गवर्नमेंट की एसेट्स एंड लायबिलिटी में फर्क पड़ रहा था। बिल्कुल यहां भी वैसे ही होगा। अगर हम इंडिया से बाहर कोई इन्वेस्ट करते हैं या बाहर का कोई इंसान आकर इंडिया में इन्वेस्ट करता है या ऐसा कुछ कैपिटल ट्रांजैक्शन होता है और उस कैपिटल ट्रांजैक्शन से अगर एसेट्स एंड लायबिलिटी के स्टेटस में चेंज आ रहा है तो उसको हम कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। और गुड्स एंड सर्विसेज की अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही है तो उसे हम करंट अकाउंट में लिख देंगे। बस यही है आपका बीओपी। तो बीओपी दो अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जिसमें एसेट्स एंड लायबिलिटी चेंज होंगे, करंट अकाउंट एसेट्स एंड लायबिलिटी में कोई स्टेटस चेंज नहीं होगा। सो दोस्तों, आज हमने गवर्नमेंट बजट के मेजर टॉपिक्स को कवर किया। मेजॉरिटी ऑफ चीजें हमने देखी कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट सीरी होता है, गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, राइज होता है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इनइक्वालिटी रिड्यूस करना, एसेट स्टेबिलिटी और इसे इकोनॉमिक ग्रोथ।
फिर हमने देखा स्ट्रक्चर, दो टाइप का हो गया, रिसीट और एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके पार्ट्स देखे। फिर हमने बीओपी पर डिस्कस किया कि दो टाइप के होते हैं, करंट अकाउंट बीओपी और कैपिटल अकाउंट बीओपी। दोस्तों अगले वीडियो में हम किसी अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय।